नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। फिजिक्स। मेरा नाम है पवन द्विवेदी और हम अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं रे ऑप्टिक्स के पार्ट 4 को। तो देखिए, सूक्ष्मदर्शी को समझने से पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी, वो होता है विजुअल एंगल या दर्शन कोण। देखिए, कोई भी वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है या छोटी दिखाई देती है, ये बात उस वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण के मान पर निर्भर करती है। जैसे आप इस चित्र में देखें, नेत्र की एक समंजन क्षमता होती है, उसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को बदल सकता है पास और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। एकमेंडेशन पावर ऑफ आई कहलाती है। लेकिन वस्तु कितनी बड़ी दिखाई देगी और कितनी छोटी दिखाई देगी, ये उसके द्वारा आंख पर बनाए गए कोण पर निर्भर करता है। बहुत दूर की वस्तुएं हमें छोटी दिखाई देती हैं। एक हवाई जहाज जो एरोड्रम पर खड़ा रहता है, एयरपोर्ट पर खड़ा रहता है, वो अपने एक्चुअल साइज में हमें दिखता है, लेकिन जब आकाश में वो उड़ता है तो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। उसका कारण ये है कि दर्शन कोण हमारे आंख पर छोटा बनता है, इसलिए दूर की वस्तुएं हमको छोटी दिखाई देती हैं। ये एक AB वस्तु है। यदि हम इसको यहां मान लीजिए रखी हुई है नेत्र के सामने, तो इसके द्वारा जो आंख पर कोण बन रहा है, उसके कारण वस्तु ये कोण बन रहा है, ये बीटा एंगल बन रहा है। तो ये एंगल इस एंगल से छोटा है। यदि वस्तु को हम A1 B1 को यहां मानते हैं तो ये एंगल बड़ा बन रहा है। तो यहां रेटिना पर बड़ा एंगल बनेगा तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर वो बड़ा बनता है, और यदि एंगल छोटा बनता है तो प्रतिबिंब छोटा बनता है, इसलिए वस्तु हमें छोटी दिखाई देती है। किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को हम क्या कहते हैं? दर्शन कोण, विजुअल एंगल। यदि दर्शन कोण छोटा है तो वस्तु छोटी दिखती है, और दर्शन कोण बड़ा है तो वस्तु बड़ी दिखती है। यही मूल कॉन्सेप्ट है माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप का सिद्धांत यही है। सूक्ष्मदर्शी क्या करता है? पास स्थित छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और आंख पर बने दर्शन कोण के मान को बढ़ा लिया जाता है। इससे प्रतिबिंब बड़ा बनाता है और वो प्रतिबिंब द्वारा जो दर्शन कोण होता है वो बढ़ जाता है, जिससे हमें वस्तु बड़ी दिखाई देती है। दूसरी चीज आपको समझना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। देखिए, नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु को नेत्र स्पष्ट देख सकता है, उसको हम कहते हैं निकट बिंदु, नियर पॉइंट कहलाता है। ये नेत्र से जो निकट का बिंदु है, जहां तक की वस्तु हमें साफ दिखाई देती है, और नेत्र से इस निकट बिंदु की दूरी को हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये कैसे? आप अपने आंख के पास में लाके देखिए किसी चीज को, एक पेन को अपने आंख के पास लगातार पास लाइएगा तो आप ये देखेंगे वो पेन जो है थोड़ा सा बड़ा, या कोई भी चीज है वो थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी। आपकी हाथ की हथेली को आंख के पास धीरे धीरे लाइएगा तो हथेली की रेखाएं आपको क्लियर स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। लेकिन आप एक निश्चित दूरी के बाद आंख के बहुत पास जब हाथ को लाएंगे या वस्तु को लाएंगे तो वो ब्लर हो जाएगी, वो धुंधली हो जाएगी। 25 सेंटीमीटर के अंदर यदि वस्तु को आप आंख के सामने रखेंगे तो वो ब्लर दिखाई देगी, वो धुंधली दिखाई देगी। उसको कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है और इसे हम कैपिटल D से शो करते हैं। इस पूरे चैप्टर में D का काम होगा, इसलिए इसको समझना आपको जरूरी है। तो बात आपको समझ में आ गई। निकट बिंदु तक हमको स्पष्ट दिखाई देती है। निकट बिंदु के अंदर हम वस्तु को लाएंगे, यानी 25 सेंटीमीटर के अंदर ले आएंगे तो वो ब्लर हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी। तो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक के बीच में जितनी वस्तुएं रखी हैं उनको नेत्र स्पष्ट देख सकता है। अधिकतम दूरी का जो बिंदु है वो इन्फिनिटी माना गया है। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर तक हमारा नेत्र, स्वस्थ नेत्र देख सकता है, लेकिन कम में 25 सेंटीमीटर से कम में वो नहीं देख सकता, ब्लर हो जाएगी। तो उसको कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और जो दूर बिंदु है वो अनंत होता है।
ठीक है। तो दृष्टि परास क्या हो गई? स्वस्थ नेत्र के लिए जो रेंज है देखने की, वस्तुओं को स्पष्ट देखने की, वो है 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक। ये दो बातें क्लियर हो गई, एक मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और एक हो गई स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और एक आपने समझ लिया दर्शन कोण को। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप पर। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी वो प्रकाशिक यंत्र है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, छोटी वस्तुओं का उससे बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है। वो आंख पर बने दर्शन कोण के मान को बढ़ा देता है। हम यदि दर्शन कोण को बढ़ा देंगे तो वस्तु बड़ी दिखाई देगी। ये सूक्ष्मदर्शी का काम है। दो तरह के होते हैं सूक्ष्मदर्शी जो हमारे कोर्स में, एक सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी के नाम से इसको जाना जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास है, एक उत्तल लेंस है, उसे हैंडल लगे फ्रेम में कस दिया जाता है। आपने ये देखा होगा, जो वॉच रिपेयर्स होते हैं वो अपनी आंख पर एक लेंस लगाए रहते हैं, या हमें अपने किताब के अक्षरों को बड़ा देखना है तो हम इस तरह के मैग्नीफाइंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंपली एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक उत्तल लेंस है, जिससे वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं। उसकी छठवीं स्थिति आपने पढ़ी है कि यदि वस्तु O और F के बीच में होती है तो बड़ी दिखती है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है जिसमें दो लेंसों का इस्तेमाल होता है या दो से अधिक लेंसों का इस्तेमाल होता है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये और ये है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो हम बात करेंगे आज सरल सूक्ष्मदर्शी की, सिंपल माइक्रोस्कोप की। सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या हुआ? एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, जिसको अभिसारी लेंस कहते हैं, जिसे हैंडल लगे फ्रेम में कस दिया जाता है, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। ये सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। कम फोकस दूरी से मतलब जिसकी क्षमता ज्यादा हो। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। इसको रीडिंग लेंस भी कहा जाता है और इसको आवर्धक लेंस भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं। ठीक है, ये तो सरल सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा हुई कि कम फोकस दूरी या अधिक क्षमता का उत्तल लेंस, जिसे ऐसे फ्रेम में हम कस देते हैं, वो कहलाता है सरल सूक्ष्मदर्शी या सिंपल माइक्रोस्कोप। प्रिंसिपल क्या है जिसकी मैं बात कर रहा था? उत्तल लेंस के सामने 6 स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना हमने किरण आरेख से समझा है। उसमें एक स्थिति होती है जबकि उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो। जब इस उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब वस्तु की साइड ही बनता है, वस्तु से काफी बड़ा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है, जिससे आंख पर बने दर्शन कोण का मान बढ़ जाता है। इस प्रतिबिंब द्वारा बने आंख पर बने दर्शन कोण का मान बढ़ जाता है, जिससे वस्तु बड़ी दिखाई देती है। ये सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की और रे डायग्राम की। रे डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये आता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। उनमें शीर्षक में क्या पूछा जाता है? सिद्धांत पूछा जाता है, उसका किरण आरेख पूछा जाता है, कार्यविधि पूछी जाती है, और सबसे खास बात उसमें आवर्धन क्षमता का एक डेरिवेशन पूछा जाता है। उसको हम करेंगे अभी। किरण आरेख कैसे बना है जरा इसको समझ लीजिएगा। देखिए, मान लीजिए ये एक उत्तल लेंस है जिसे हम सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसका ये O प्रकाशिक केंद्र है और ये F फोकस है। O और F के बीच में एक वस्तु AB रखी हुई है। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? वो 4 नियमों के तहत होता है। 2 किरणें जहां मिल जाती हैं, अपवर्तित किरणें, या एक दूसरे को जहां काटती हैं, वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसके 4 नियम हैं। पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है वो अपवर्तन के बाद यहां इस फोकस से चली जाती है। यहां भी फोकस होता है, 2 फोकस होते हैं उत्तल लेंस में, तो ये द्वितीय फोकस है, मेन फोकस है, यहां से चली जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण नियमानुसार प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। इन दोनों को हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये A1 पर जाकर मिलती हैं, जहां इस वस्तु AB का, इस A बिंदु का प्रतिबिंब A1 पर बनेगा और यहां लंब डाल देंगे हम। कुल मिला के AB वस्तु का प्रतिबिंब A1 B1 यहां बनता है। ठीक है, ये बात तो हो गई। दूसरी बात ये कि ये प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसलिए आभासी होता है, वस्तु की ओर ही बनता है। हम
इस दूरी को इस प्रकार से समंजित करते हैं कि ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, डी पर बने, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, और जिससे वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी तो वो सबसे बड़ी दिखाई देगी, सबसे स्पष्ट दिखाई देगी। तो यहां इस दूरी को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि ये डी पर बने। तो ए बी हमारी वस्तु है और A1 B1 हमारा प्रतिबिंब है। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं कि आवर्धन क्षमता होती क्या है। इसको कोणीय आवर्धन भी कहते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन है ये। प्रतिबिंब द्वारा परिभाषा क्या है? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की या सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। दर्शन कोण आपने अभी पढ़ लिया। पहली बात, ऊपर क्या आएगा? इस प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, आंख को लेंस के बहुत समीप रखा जाता है। हम ये मान के चलते हैं कि यहां पास से देखा जा रहा है, तो इस प्रतिबिंब द्वारा जो दर्शन कोण लेंस पर बनेगा वही नेत्र पर बना दर्शन कोण माना जाएगा। तो यहां ये दर्शन कोण बन रहा है इस प्रतिबिंब के द्वारा A1 B1 के द्वारा A1O B1, और इसका नाम हमने क्या दिया है? बीटा। इस रे डायग्राम में आप देख रहे हैं, ठीक है। और यदि वस्तु को हमने क्या माना है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अब इस डायग्राम से मतलब नहीं है, मान लीजिए वस्तु डी पर रखी है, तो बिना इस लेंस की उपस्थिति के ये नेत्र पर कितना कोण बना रही है वो है अल्फा, ठीक है। बिना इस लेंस की उपस्थिति के डी पर यदि वस्तु स्थित है और वो कितना कोण बना रही है? अल्फा कोण बना रही है, वो कहलाता है न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण। इन दोनों के अनुपात को कहते हैं आवर्धन क्षमता। एक और बात, अल्फा और बीटा के मान ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। ये अत्यंत छोटे होंगे तो अल्फा को हम ट्रीट करेंगे tan अल्फा की तरह। tan अल्फा से हम उसका मान निकाल सकते हैं, और बीटा लगभग बराबर होता है tan बीटा के। तो अल्फा हमने पहला फार्मूला लिखा परिभाषा से, बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा और बीटा के मान बहुत छोटे होते हैं, तो बीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? लगभग बराबर tan बीटा के, और अल्फा की वैल्यू लगभग बराबर होती है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू tan अल्फा के। तो हम बीटा की जगह यहां लिख देंगे tan बीटा और अल्फा की जगह लिख देंगे tan अल्फा। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा m इजिकल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ये हमारा क्या आ गया? समीकरण 1 आ गया। अब देखिए, इस रे डायग्राम से हमें tan बीटा की वैल्यू निकालना है और tan अल्फा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो tan बीटा कहां है? बीटा कोण कहां है? ये है। तो हम ये ट्राइंगल लेते हैं A2O B1, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम अल्फा निकालें। ये कब? जब वस्तु को हमने कहां पर माना? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, ठीक है। लेंस की अनुपस्थिति में, इस सूक्ष्मदर्शी की अनुपस्थिति में हमें यह निकालना है कि यदि न्यूनतम दूरी पर वस्तु रखी है तो उसके द्वारा जो कोण बन रहा है, तब प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण उससे कितना गुना है, कितना बड़ा है। तो ये हमने माना कि ये डी पर रखी है, और जब डी पर रखी होती है लेंस की अनुपस्थिति में, तब कोण अल्फा बन रहा है। तो हमारा जो ट्राइंगल है वो कौन सा है? A2O B1, यहां अल्फा है, तो tan अल्फा निकालेंगे इससे, तो लंब बटे आधार। लंब क्या है इसका? A2B1। आधार क्या है इस त्रिभुज का? OB1, तो A2B1 अपॉन OB1। अब आप देखिए, A2B1 जस्ट इसके सामने है AB के, वस्तु के सामने है, जबकि वस्तु को हमने D पर माना है। तो A2B1 की वैल्यू AB के बराबर होगी, आमने सामने है, आयत है ये, तो AB के बराबर होगी। तो A2B1 की जगह हम क्या रख सकते हैं? AB रख सकते हैं। नीचे आधार वही का वही रहेगा, OB1। तो tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई AB अपॉन OB1। अब हम tan बीटा निकालते हैं। tan बीटा निकालने के लिए, tan बीटा एक्चुअली में क्या है? कोण A1OB1। ये प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर, लेंस पर बनाया गया, नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण है। लेकिन ये कोण A1OB1 AOB के बराबर है, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो AOB ट्राइंगल हम ले लें, तो ये है लंब AB और आधार है इसका OB। तो ये हो गया AB अपॉन OB। इससे tan बीटा निकल गया। ये tan अल्फा और tan बीटा के मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। जब समीकरण 1 में हम वैल्यू रखेंगे
तो ऊपर आएगा बच्चों ये tan बीटा का मान AB अपॉन OB और नीचे आएगा tan अल्फा का मान AB अपॉन OB। अब ये बटे के नीचे बटे वाली संख्या है तो ये पलट जाएगी तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा AB अपॉन OB। ये नीचे वाली संख्या को हमने पलट दिया, OB1 ऊपर आ गया और AB नीचे आ गया। अब AB से ये AB हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया M बराबर OB1 अपॉन OB। अब फिर आप डायग्राम देखिए, OB1 ये क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, D पर हमने इस वस्तु को माना है और प्रतिबिंब भी D पर बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, OB1 माइनस D चिन्ह परिपाटी से। आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं और आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। तो ये D भी ऋण होगा और U भी ऋण होगा। OB की वैल्यू क्या है, माइनस U है, तो हम ये दोनों वैल्यू रखेंगे। तो यहां देखिए माइनस D अपॉन U, OB1 का मान माइनस D, OB का मान माइनस U। इस माइनस से इस माइनस को अब कैंसिल करिएगा तो M इजिकल टू आ गया D अपॉन U। ये सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सामान्य सूत्र आया, अभी पूरा हल नहीं हुआ है। प्रश्न ये दो कंडीशन में आता है, दोनों सूक्ष्मदर्शी करें आप या दूरदर्शी करें, खगोलीय दूरदर्शी करें, पार्थिव दूरदर्शी करें, गैलीलियो दूरदर्शी करें या कोई भी प्रकाशिक यंत्र करें, उसमें आवर्धन क्षमता का व्यंजक दो स्थितियों में कंप्लीट होता है। एक, जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, और दूसरा जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको इसी तरह के डेरिवेशन करना है। तो हम दो स्थितियों में दो केस समझेंगे। पहला हमारा जनरल फार्मूला क्या आ गया, M बराबर D अपॉन U। ये आपको समझ में आ गया कैसे, एक बार इसको रिवाइज कर ले। M बराबर बीटा अपॉन अल्फा, डेफिनेशन से आया, बीटा और अल्फा बहुत छोटे होते हैं, तो बीटा की जगह हम लिखे tan बीटा, अल्फा की जगह लिखे tan अल्फा, ये इसमें मान रख दिया। दो ट्राइंगल से हमने tan अल्फा और tan बीटा का मान निकाला। tan अल्फा में केवल आपको ये करना है कि A2B1 AB के बराबर है, तो यहाँ AB लिख दीजिएगा। tan बीटा इस छोटे ट्राइंगल से आ जाएगा, मान रख दीजिएगा। OB1 की वैल्यू क्या है, माइनस D है, OB की माइनस U है। यहाँ तक हम आ गए, तो हमारा ये सामान्य सूत्र आ गया। अब हम दो केस लगाते हैं। पहला केस क्या है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। यहां हम लेंस सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। दर्पण सूत्र भी आपने पढ़ा है, दर्पण में प्लस आता है, ध्यान रखिएगा। दर्पण समीकरण में 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, और लेंस सूत्र में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमारा तो फार्मूला था, हमने जनरल फार्मूला इसे इक्वेशन 3 दे दिया। अब जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, D पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी को V कहते हैं, तो V की वैल्यू क्या हो गई, माइनस D, और U हमने इस तरफ लिया है तो ऋणात्मक U। अब लेंस सूत्र हम इसमें लगाएंगे, तो लेंस सूत्र क्या है, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। अब F की जगह F ही रखाएगा, V की जगह हमने ये माइनस D रख दिया, U की जगह माइनस U रख दिया। दो माइनस आ गए, लिहाजा ये प्लस हो जाएगा। तो 1/f इजिकल टू 1/-d प्लस 1/u। ध्यान रखिए D अपॉन U हमको लाना है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, D का हमने दोनों पक्षों में यहाँ गुणा कर दिया इस समीकरण में, तो यहाँ D का गुणा हुआ तो ये D आया D अपॉन F, यहाँ D का गुणा हुआ तो D अपॉन माइनस D, यहाँ 1 में D का गुणा हुआ D अपॉन U। अब इस D से आप इस D को काटेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, किसका, माइनस का, माइनस का 1 आएगा, ये आ गया माइनस का 1, तो D/f इजिकल टू हो जाएगा -1 प्लस D/u। इस 1 को इस तरफ ले आइए, तो D अपॉन f प्लस 1 और D अपॉन u, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब देखिए D अपॉन u की वैल्यू यहाँ क्या है, m है 3 में, को इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से आप D/u की जगह जब m लिख देंगे तो फाइनल हमारा फार्मूला आ जाएगा m इजिकल टू 1 प्लस D/f। ये कहलाती है इस स्थिति में जबकि प्रतिबिंब D पर बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, जिसका ये डायग्राम ये रे डायग्राम बना हुआ है। यदि वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तब ये प्रकाश की किरणें
सीधी जाती हैं और ये कहीं नहीं मिलती, अनंत पे जाके मिलेंगी, वहां प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन बीटा और अल्फा वहां से भी बनेंगे। तो ये पहली कंडीशन, ये अधिकतम आवर्धन क्षमता। यदि ये पूछा जाता है प्रश्न में कि सरल सूक्ष्मदर्शी की अधिकतम आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो आपको ये पहली वाली स्थिति करना है, m+d/f। ध्यान रखिएगा, ये जनरल फार्मूला है, सामान्य सूत्र है। इसके साथ एक कोई स्थिति आपसे पूछी जाएगी, या तो ये पूछी जाए और या हम अब दूसरी करने जा रहे हैं वो पूछी जाएगी। दूसरी स्थिति क्या है? जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो अनंत पर प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस पर होती है। इस स्थिति में u का मान क्या होगा? f होगा। ठीक है, जब f होगा तो ये हमारा जनरल फार्मूला था m बराबर d/u, तो u की जगह हम क्या रख देंगे? f रख देंगे। तो m बराबर क्या आ जाएगा? d/f। ये श्रांत नेत्र की अवस्था कहलाती है, रिलैक्स्ड आई कहलाती है इस कंडीशन में। तो m बराबर क्या आएगा? d/f। तो दो समीकरण हमारे आ गए, 1+d/f और d/f। दो स्थिति, दो केस हो गए। अब सरल सूक्ष्मदर्शी की जो अधिकतम आवर्धन क्षमता बताई मैंने वो ये है, जबकि प्रतिबिंब किस पर बन रहा है? डी पर बन रहा है। अधिकतम आवर्धन क्षमता यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सूत्र से d/f से या d/f से आप समझ सकते हैं कि f का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जब f का मान ये कम होगा, f नीचे है, तो m का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए फोकस दूरी कम होनी चाहिए, कम से कम फोकस दूरी का लेंस हो, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी क्षमता अधिक से अधिक होनी चाहिए। फोकस दूरी का कम होना या क्षमता का अधिक होना, पावर का अधिक होना एक ही बात है, क्योंकि पावर जो है, लेंस की क्षमता की परिभाषा आपने पढ़ी है, पावर जो है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। डायप्टर जिसका यूनिट होता है P = 1/f। ठीक है, यदि ये f मीटर में है तो, और यदि f सेंटीमीटर में है तो ये फार्मूला होता है P = पावर = 100/f। ठीक है, तो पावर और फोकस दूरी में रेसिप्रोकल संबंध है, फोकस दूरी कम है तो क्षमता ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिक क्षमता का लेंस होना चाहिए और नेत्र को लेंस के पास रखा जाना चाहिए। यदि हम आंख को लेंस के समीप रखेंगे तो हमें स्पष्ट और बड़ी वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, ये सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का पूरा डेरिवेशन है। अब हम एक और बात करते हैं, एक और चीज पे डिस्कस करेंगे, वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है बिखर जाना। प्रकाश का प्रकीर्णन माने प्रकाश का बिखर जाना। देखिए होता क्या है, जब सूर्य का प्रकाश होता है श्वेत प्रकाश, आप जानते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको हम विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। प्रिज्म से विचलन भी होता है और विक्षेपण भी होता है। ठीक है, तो 7 रंगों से मिलकर बना है श्वेत प्रकाश। लेकिन जब श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसेज हैं और गैस के छोटे छोटे अणु हैं। जब वो अणुओं से टकराता है तो विभिन्न दिशाओं में वो बिखर जाता है, और ये प्रोसेस, ये घटना कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के संबंध में वैज्ञानिक रेले ने बहुत काम किया। रेले ने और रमन इफेक्ट प्रकीर्णन पर आधारित है। प्रकीर्णन 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यास्थ और एक अप्रत्यास्थ। तो अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन पर सीवी रमन साहब ने काम किया, भारतीय वैज्ञानिक ने, और उनके नाम से ही रमन इफेक्ट जाना जाता है। नोबेल प्राइज भी उनको मिला। खैर, हम बात करते हैं रेले की। हमारे कोर्स में रेले का नियम है। रेले का नियम क्या कहता है? वैज्ञानिक रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, जो बिखर रहा है प्रकाश, उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की 4th पावर, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इंटेंसिटी को हम आई से शो करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि रेले के नियम को मैथमेटिकली यदि हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ की पावर 4। इसका साधारण सा मतलब ये हुआ कि लैम्डा ज्यादा है तो आई कम होगा, और कम लैम्डा है तो आई ज्यादा होगा। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता कब अधिक होगी? जब तरंग दैर्घ्य कम होगी। अब तरंग दैर्घ्य कम कैसे? किस रंग की तरंग दैर्घ्य कम है और किस तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा है? कम, इससे ये क्लियर हो गया कि कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होगा और अधिक तरंग दैर्घ्य का कम होगा। ठीक है, बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है,
तो बैगनी रंग सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है। उसके बाद आता है बैगनी के बाद इंडिगो, फिर आता है VIB ब्लू। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे कारण प्रकीर्णन ही। नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है, इसलिए नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। हालांकि सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है, लेकिन हमारी आंखें संवेदनशील होती हैं नीले रंग के लिए, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन के बहुत सारे उदाहरण हैं। आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपने देखा होगा कि लालिमा दिखाई देती है, लाल कलर दिखाई देता है सूर्य के आसपास। उसका कारण यह है कि जब सूर्यास्त का समय होता है या सूर्योदय का समय होता है, तो हम तक प्रकाश को आने में सबसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तो सबसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, तो होता यह है कि छोटी तरंगदैर्घ्य के जितने रंग होते हैं, बैगनी रंग हो, नीला रंग हो, ये प्रकीर्णित हो जाता है और ये प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। केवल बचता है प्रकाश जो बड़ी तरंगदैर्घ्य का होता है, जैसे लाल रंग। तो हमारी आंख में पहुंचने वाली प्रकाश की किरणों की संख्या में लाल रंग की संख्या अधिक होती है, बड़ी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की संख्या अधिक होती है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लालिमा दिखाई देती है। इसी तरह से बादलों का श्वेत दिखाई देना आदि कई उदाहरण हैं प्रकीर्णन के। तो प्रकीर्णन से संबंधित ये आपने लास्ट बात देखी, और अब आपको आज के इस पूरे वीडियो में हमने सूक्ष्मदर्शी को विशेष तौर से समझा है, सरल सूक्ष्मदर्शी को, सिंपल माइक्रोस्कोप को। इस चैप्टर में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी है और दूरदर्शी भी है, वो सब आपको अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में करना है। अब अभ्यास के कुछ प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, इनको आप करिएगा। पहला प्रश्न है दर्शन कोण किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान कितना होता है। तीसरा प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करिएगा। निम्न शीर्षकों में कीजिए। पहला सिद्धांत, दूसरा किरण आरेख एवं कार्यविधि, तीसरा आवर्धन क्षमता का व्यंजक, जबकि प्रतिबिंब डी पर बने ये केस 1 है, और जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बने ये केस 2 है। और चौथा प्रश्न है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, इस संबंध में रेले का नियम लिखिए। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, जिस पर हमने लास्ट सेक्शन में इस वीडियो की चर्चा की है। तो अब आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए और अपने टीचर्स के मार्गदर्शन में पढ़ाई करिएगा। थैंक यू वेरी मच। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।